फिल्म की शुरुआत में 1857 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक डेनिश जहाज यानी नॉर्थ पोल की दिशा में बढ़ रहा होता है और बर्फ में फंस चुका होता है। जहाज का कैप्टन चाहता था कि उसकी टीम किसी तरह शिप को इस आइस से बाहर निकाले ताकि उनकी यात्रा आगे बढ़ सके, लेकिन बाकी क्रू घर लौटना चाहते थे क्योंकि भूख और थकान ने उन्हें तोड़ दिया था। फिर भी कैप्टन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और जहाज को निकालने की कोशिश जारी रखता है। उस रात उन्हें पास ही धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है और वहाँ आग भी नजर आती है। कैप्टन कुछ लोगों को लेकर उस जगह की जांच करने निकलता है। वहाँ उन्हें विक्टर नाम का आदमी मिलता है जो गंभीर रूप से घायल था और काफी खून बह चुका था। उसके पालतू कुत्ते भी मरे पड़े थे। कैप्टन और उसके साथी तुरंत विक्टर को उठाकर वापस जहाज पर ले आते हैं और सब लोग हथियार तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा आदमी दिखता है जो पूरी तरह किसी दानव जैसा लगता था। वह बिना वक्त गंवाए कैप्टन की टीम पर टूट पड़ता है। गोलियां उस पर असर ही नहीं कर रही थी और वह लगातार एक ही बात चिल्ला रहा था कि उसे विक्टर चाहिए। वह शिप पर चढ़ाता है और हर उस इंसान पर हमला करता जाता है जो उसके और विक्टर के बीच खड़ा होता है। ऐसे में कैप्टन अपनी खास 4 बैरल वाली बंदूक निकालता है और मॉन्स्टर पर फायर करता है। गोली लगते ही वह जहाज से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी भयंकर थी कि नीचे गिरकर भी वह अकेले पूरे शिप को हिला देता है। आखिर में कैप्टन उसी 4 बैरल वाले हथियार से मॉन्स्टर के पास की बर्फ पर निशाना लगाता है। गोली लगते ही आइस फट जाती है और टूटे हुए हिस्से के साथ मॉन्स्टर नीचे पानी में डूब जाता है। इस मौके पर कैप्टन विक्टर से सवाल करता है कि आखिर यह मॉन्स्टर था कौन। विक्टर जवाब देता है कि उसे उसी ने बनाया है। वह यह भी कहता है कि यह प्राणी कभी मर नहीं सकता और वह फिर लौटेगा। यहाँ तक आते आते मॉन्स्टर कैप्टन के 6 लोगों को पहले ही मार चुका था। कैप्टन विक्टर की बात समझ ही नहीं पाता कि वह ऐसा जीव कैसे बना सकता है। तभी विक्टर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर का पूरा नाम विक्टर फ्रैंकस्टीन था। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता बैरन थे और साथ ही जाने माने सर्जन भी। विक्टर के पिता न तो उससे लगाव रखते थे और न ही अपनी पत्नी से। उन्होंने विक्टर की माँ से शादी भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उन्हें अच्छा पैसा मिल सके और वे अपनी बैरन वाली पोजीशन बनाए रख सके। विक्टर के पिता काफी सख्त स्वभाव के थे। वह बचपन से ही विक्टर को साइंस, खासकर बायोलॉजी और सर्जरी पढ़ाते थे और जरा सी गलती पर उसे मारते भी थे। विक्टर अक्सर अपने पिता और माँ के झगड़े देखता रहता था और उसे अपनी माँ से बहुत गहरा लगाव था। कुछ समय बाद विक्टर की माँ प्रेग्नेंट होती है और अचानक एक दिन लेबर में चली जाती है। विक्टर के पिता खुद ही डिलीवरी कराते हैं। बच्चा तो सही सलामत जन्म ले लेता है, लेकिन विक्टर की माँ इस प्रक्रिया में जान गंवा देती है। यह घटना विक्टर को भीतर तक तोड़ देती है और उसकी मानसिक हालत भी गड़बड़ा जाती है। जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम विलियम रखा गया और वही विक्टर का छोटा भाई बनता है। आने वाले सालों में विलियम बड़ा होता है जिसे उसके पिता बहुत प्यार करते थे और ऐसे में विक्टर को लगने लगा कि उसके पिता उसे नहीं चाहते, बस विलियम को चाहते हैं। ऐसे में एक दिन जब विक्टर के पिता उसे पढ़ा रहे होते हैं तो विक्टर उन पे सली इल्जाम लगाता है कि वह जानबूझकर उसकी माँ को नहीं बचाए। इसमें पिता बोलते हैं कि वह अपना बेस्ट ट्राई किए थे और ये सुनकर विक्टर वाज लाइक कि अगर ऐसा है तो फिर आप फेल हुए। मैं एक दिन मौत को जीत लूंगा और उस दिन मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा। उस रात विक्टर को एक सपना भी आता है जिसमें एक डार्क एंजल उससे कह रही थी कि विक्टर के पास कमांड होगा जिंदगी और मौत के ऊपर। इसके बाद आगे के समय में फ्रैंकस्टाइन फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसकी वजह वो अपना सब कुछ गवा लेते हैं। इन सब मुश्किलों के बीच विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है। इसके बाद विलियम परिवार के एक हिस्से के साथ वियना चला जाता है, जबकि विक्टर लंदन और फिर एडिनबर्ग पहुंचता है। वहाँ वह कई साल ह्यूमन बायोलॉजी की पढ़ाई करता है और इस फील्ड में इतना आगे बढ़ जाता है कि सीमाओं को चुनौती देने लगता है। विक्टर रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में एक सेमिनार देता है। वह बड़े वैज्ञानिकों के सामने लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाता है जहां वह अपनी खास तकनीक से मृत लोगों के यूज करने लायक अंगों का इस्तेमाल करता है। फिर शरीर के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है जिससे वह लाश दोबारा हरकत करने लगती है। विक्टर का दावा था कि भले हम जन्म पर नियंत्रण नहीं रखते, लेकिन मौत को जरूर हरा सकते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह आधा मृत शरीर न सिर्फ जिंदा जैसा व्यवहार कर रहा था बल्कि बॉल पकड़ रहा था और कहने पर वापस छोड़ भी दे रहा था। यह नजारा सबको चौंका देता है, लेकिन ट्रिब्यून में बैठे एल्डर्स को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके मुताबिक जीवन और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में होते हैं और विक्टर जो कर रहा है वह ईशनिंदा है। इसी बीच एक शख्स ऐसा भी था जो विक्टर की इस खोज में खास दिलचस्पी दिखा रहा था। एल्डर्स के विरोध करने पर विक्टर मजबूरी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाली सुई निकाल देता है और सब्जेक्ट फिर से निर्जीव हो जाता है। इसके बाद विक्टर अपने ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। जब वो इंटरेस्टेड आदमी विक्टर से मिलता है और वो अपना नाम हेनरिक हारलैंडर बताता है। हेनरिक कहता है कि उसके नीस एलिजाबेथ की शादी विक्टर के भाई विलियम से तय हुई है और 2-3 दिन में सब लोग मिलने वाले हैं। सो यस द विल सून बी फैमिली। और हेनरिक बताता है कि कैसे विलियम बिजनेस वगैरह में अच्छा कर रहा है, लेकिन हेनरिक यहाँ विक्टर से सिर्फ विलियम की बात को लिए मिलने नहीं आया था। रादर वो विक्टर के प्रोजेक्ट को फंड करना चाहता था ताकि विक्टर एक ऐसा इंसान बना सके जो कि मृत लोगों के पार्ट से बना हो लेकिन वो जिंदा हो जाए, मतलब मौत को हराने वाली बात। हेनरिक काफी अमीर था क्योंकि उसके अम्यूनिशंस की फैक्ट्री थी। पहले वो एक आर्मी डॉक्टर था, लेकिन वो अपने काम में अच्छा नहीं था, इसलिए ही चोज आर्म्स बिजनेस, जिससे वह अमीर हो गया। जो भी हो विक्टर मान जाता है और कुछ दिन बाद वह हेनरिक के घर पर उससे मिलता है। हेनरिक विक्टर को 5th एवलिन टेबल दिखाता है जो कि दुनिया के हिसाब से 4 ही थे।
लेकिन हेनरिक के पास 5वां था। हेनरिक यहाँ विक्टर को 5th एविलियन टेबल दिखाता है जिनमें नर्व्स वगैरह की प्लेसमेंट थी और इसे देख के विक्टर काफी एक्साइटेड होता है। एनीवेज तभी यहाँ विलियम और उसके फियंसे एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ को एक बार देखते ही विक्टर उसे पसंद करने लग गया था। लंच टेबल पे बातें करते वक्त एलिजाबेथ और विक्टर में बहस हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ को विक्टर के मृत को जीवित करने वाले आइडियाज पसंद नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं हेनरिक विक्टर को एक बड़ा सा विला और शुड आई से टावर देता है जहाँ विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकता है। हेनरिक कहता है कि उसके पास अनलिमिटेड फंड है। हेनरिक चाहता था कि विक्टर जो भी चाहिए यहाँ मंगवा ले और किसी भी हालत में अपना प्रयोग सफल करे। विक्टर कई चीजें मांगता है जैसे बड़ी बैटरी, शुद्ध चांदी से बने लाइटनिंग कंडक्टर्स जो टेलीस्कोप की तरह नीचे आ सके ताकि बिजली सही तरह कंडक्ट हो, फिर बर्फ ताकि शवों को सुरक्षित रखा जा सके और भी कई सामान। हेनरिक उसकी हर मांग मान लेता है। आगे दिखता है कि विक्टर जिन लोगों को फांसी होनी थी उनकी बॉडी को खरीदने की बात कर रहा था और बाद में फांसी दिए गए लोगों में से शरीर के हिस्से चुन रहा था। फिर अपने सेटअप को बिल्कुल सही तरीके से खड़ा करा रहा था ताकि कहीं भी कोई गलती न रह जाए। इसी दौरान विक्टर एलिजाबेथ के करीब आने की कोशिश करता है, मतलब उसका पीछा करना, उसके साथ डांस करने की कोशिश और ऐसी कई बातें, लेकिन एलिजाबेथ उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती। असल में एलिजाबेथ की रुचि नेचुरल लाइफ में थी, खासकर कीड़ों में। इसी वजह से विक्टर भी दिखावे के तौर पर तितलियों में दिलचस्पी लेने लगता है। खैर, एक दिन हेनरिक के घर पार्टी होती है और वह यह नोटिस कर लेता है कि विक्टर एलिजाबेथ की तरफ खींच रहा है। इस पर हेनरिक उसे घुमा फिराकर ताना देता है कि वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा। हेनरिक इतना गुस्सा होता है कि वह विक्टर को अल्टीमेटम दे देता है। उसके मुताबिक विक्टर के पास सिर्फ 7 दिन है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, नहीं तो वह फंड बंद कर देगा। यह सुनकर विक्टर तुरंत काम में डूब जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के लिए पिंस शरीर में किस जगह लगाई जाए। तभी टावर में एलिजाबेथ उससे मिलने आती है और उसके साथ एक तितली भी लेकर आती है जिसे वो विक्टर को देती है। इसी दौरान विक्टर एलिजाबेथ के सामने अपनी फीलिंग्स भी रख देता है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन एलिजाबेथ समझदारी से उसे मना कर देती है क्योंकि वह विलियम की मंगेतर थी। साथ ही सच यह था कि उसे विक्टर में किसी तरह का रोमांटिक इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ, उसके काम में थोड़ी दिलचस्पी जरूर थी। एलिजाबेथ के जाने के बाद विक्टर बाटब में बैठा सोच रहा होता है कि आखिर वह अपना प्रयोग कैसे सफल करे। तभी उसे एलिजाबेथ की कही बात याद आती है कि नेचर में हर चीज सिमेट्री पर चलती है। इस बात को ध्यान में रखकर विक्टर पिंस को भी बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से लगाता है और उसकी छोटी टेस्ट एक्सपेरिमेंट काम कर जाती है, यानी एक मृत शरीर दोबारा हरकत में आ जाता है। अब विक्टर को समझ आ गया कि यही चीज उसे बड़े स्तर पर करनी है। इसके लिए उसे पूरी बॉडी तैयार करनी होगी और फिर उसे बिजली का झटका देना होगा। वह कई मृत लोगों के परफेक्ट बॉडी पार्ट्स चुनकर धीरे धीरे एक ऐसी बॉडी बनाता है जो काफी बड़ी थी और कई अलग अलग लोगों के अंगों से तैयार हुई थी। उधर हेनरिक भी टावर तक आ चुका था और पूरे प्रोसेस की तस्वीरें ले रहा था। आखिर वह समय आ जाता है जब बाहर तेज बिजली चमक रही थी और विक्टर को प्योर सिल्वर वाले कंडक्टर्स फिट करने थे ताकि एक ही बार में बॉडी में पर्याप्त इलेक्ट्रिकल चार्ज पहुंच सके। विक्टर ये बात बताने के लिए हेनरिक के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि हेनरिक की हालत ठीक नहीं थी। असल में हेनरिक अक्सर हर जगह और अलग अलग लड़कियों के साथ सोया करता था। उसी वजह से उसे सिफिलिस हो गया था और अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। इसी कारण उसने विक्टर के प्रोजेक्ट को फंड किया था क्योंकि वह चाहता था कि विक्टर इस प्रयोग में सफल हो जाए ताकि वह खुद भी लंबा जी सके। हेनरिक यहाँ विक्टर से विनती करता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट अब लगभग सफलता के करीब पहुंच चुका था। हेनरिक चाहता था कि विक्टर उसे ही सब्जेक्ट बनाकर नई जिंदगी दे, लेकिन विक्टर साफ कह देता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हेनरिक का शरीर अंदर से बीमारी से भर चुका है और उसका बचना नामुमकिन है। इसी बात पर दोनों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन जाती है। हेनरिक गुस्से में सिल्वर कंडक्टर्स फेंक देने की धमकी देता है। वह तो यहाँ तक कह देता है कि अगर विक्टर उसे बचा ले तो वह एलिजाबेथ की शादी उसकी करवा देगा, लेकिन विक्टर जानता था कि यह संभव नहीं। वह कंडक्टर उससे छीनने की कोशिश करता है और इसी दौरान हेनरिक कंडक्टर के साथ नीचे गिर पड़ता है। गिरने से उसकी मौत हो जाती है और एक कंडक्टर थोड़ा मुड़ भी जाता है। इसके बावजूद विक्टर बिना देर किए उसी बेंट कंडक्टर को फिट करता है और आखिरकार अपना प्रयोग शुरू कर देता है। बिजली सीधे उस बॉडी में गिरती है जिसे विक्टर ने बनाया था, लेकिन इसके बाद भी शरीर में कोई हरकत नहीं होती। विक्टर मान लेता है कि उसका प्रयोग असफल रहा है और दुख में सोने चला जाता है। सपने में उसे फिर वही डार्क एंजल दिखती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि सामने वही बनाई हुई बॉडी जीवित खड़ी है। विक्टर का एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। इस शरीर में सच में जान आ गई थी। क्रिएचर को देखकर विक्टर बेहद खुश होता है। शुरू में क्रिएचर काफी कमजोर और मानसिक रूप से धीमा था। विक्टर उसे बोलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ एक ही शब्द बार बार बोल पाता था और वह था विक्टर। क्रिएचर लगातार कहता रहता, विक्टर विक्टावा। शुरुआत में वह बहुत धीमे कदमों से चलता था, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। एक बार जब विक्टर उसके बाल शेव कर रहा होता है तो क्रिएचर गलती से अपना हाथ काट बैठता है, लेकिन अगले ही पल उसका घाव खुद भर जाता है। कुछ हफ्ते बीतते हैं और विक्टर इस क्रिएचर से
से परेशान होने लगता है, क्योंकि वह अपने नाम के अलावा कोई और शब्द बोल ही नहीं पाता था। क्रिएचर का दिमाग अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा था, जो विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे विक्टर उसे बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखने लगता है और उसे मारना भी शुरू कर देता है। लेकिन हम इस बात को समझ सकते थे कि क्रिएचर असल में काफी समझदार था। वह बस ऐसा था जैसे किसी बच्चे को शुरुआत से सब कुछ सिखाने की जरूरत होती है। इसी दौरान एलिजाबेथ सोचती है कि उसके अंकल कई दिनों से उसे खत नहीं भेज रहे, इसीलिए वह विलियम के साथ विक्टर को देखने आती है। एलिजाबेथ और विलियम के आते ही विक्टर बहुत उत्साहित हो जाता है उन्हें अपना काम दिखाने के लिए, और कह देता है कि हेनरिक बाहर गए हुए हैं। विक्टर विलियम को अपने पेपर्स दिखाता है। इसी बीच एलिजाबेथ को बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है, जहाँ कोई बार बार विक्टर कह रहा था। वह नीचे जाती है और क्रिएचर से मिलती है। उसे देखकर वह दंग रह जाती है, जबकि क्रिएचर भी उसकी तरफ आकर्षित नजर आता है। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। एलिजाबेथ देखती है कि क्रिएचर के शरीर पर कई पुराने निशान थे, कई नए घाव भी। इससे उसे पता चलता है कि विक्टर उसे मारता है। वह विक्टर को इस बारे में टोकती है। विक्टर पहले तो बताता है कि यह कोई असली इंसान नहीं बल्कि उसके प्रयोग का नतीजा है। फिर कहने लगता है कि यह मंदबुद्धि है और इसलिए यह एक असफल प्रयोग है। एलिजाबेथ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। देर रात वह अकेले जाकर क्रिएचर से बात करती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि क्रिएचर ने आखिरकार एक नया शब्द बोलना सीख लिया था। वह अब एलिजाबेथ का नाम भी बोलने लगा था। इस वक्त विक्टर एलिजाबेथ को चेतावनी देता है कि वह क्रिएचर के करीब न जाए, लेकिन एलिजाबेथ उल्टा उसे ही फटकार देती है और एक बार फिर उसका प्यार ठुकरा देती है। यह बात विक्टर को बहुत चुभती है और वह गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वह फिर बेसमेंट में जाकर क्रिएचर को रॉड से मारता है, लेकिन इस बार क्रिएचर विक्टर का हाथ पकड़कर वही रॉड छीन लेता है और उसे मोड़ देता है, यह दिखाते हुए कि उसके अंदर भावनाएं मौजूद हैं और वह सब समझता है। अगले दिन विक्टर विलियम को अकेले में हेनरिक की लाश दिखाता है और कहता है कि हेनरिक गलती से खुद मर गया था। विक्टर यह भी बताता है कि अगर यह बात एलिजाबेथ को पता चली तो मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए वह विलियम से कहता है कि एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाओ। विलियम एक बहाना बनाकर एलिजाबेथ को समझा लेता है और दोनों घोड़े गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद विक्टर गुस्से में क्रिएचर के पास पहुँचता है। वह पूरे टावर में ईंधन फैलाना शुरू कर देता है और क्रिएचर से कहता है कि मेरे नाम के अलावा कोई और शब्द बोलो, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। क्रिएचर आखिरकार एक नया शब्द बोलता है। वह कहता है एलिजाबेथ, और यही सुनकर विक्टर और भड़क जाता है। वह पूरे टावर में आग लगा देता है। उधर एलिजाबेथ को शक हो जाता है कि विक्टर क्रिएचर को मारने वाला है, इसीलिए वह घोड़े गाड़ी मोड़कर वापस टावर की तरफ लौट आती है। टावर में आग भड़कने लगती है और उसी वक्त विक्टर को अचानक एहसास होता है कि शायद उसे क्रिएचर को बचा लेना चाहिए। वह टावर के अंदर दौड़ता है, लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाके से वह दूर जा गिरता है और उसकी एक टांग पूरी तरह खत्म हो जाती है। यही थी विक्टर की कहानी। सब सुनकर कैप्टन हैरान रह जाता है। तभी कैप्टन के केबिन के बाहर शोर सुनाई देता है। कैप्टन दरवाजा खोलता है और देखता है कि क्रिएचर वहां तक पहुंच चुका था। हाँ, वह आइस में गिरने के बाद भी बच निकला था और कैप्टन के आदमियों को हराते हुए यहाँ तक आ गया था। क्रिएचर कैप्टन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन विक्टर बीच में आकर उसे रोक लेता है। कैप्टन क्रिएचर से कहता है कि तुम एक दानव हो और विक्टर जो तुम्हारे बारे में कह रहा था वह सब सच है, तुम एक मॉन्स्टर हो। इस पल क्रिएचर रुकता है और बोलना शुरू करता है कि तुमने सिर्फ विक्टर की कहानी सुनी है, अब मेरी सुनो। यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, जिसे हम क्रिएचर की कहानी कहेंगे। टावर में आग लगने के बाद क्रिएचर बुरी तरह फंस गया था। वह अपनी सारी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ता है और उस रास्ते पर कूदता है जहाँ से पानी नीचे गिरता था। वह सीधे नीचे वाटर बॉडी में जा गिरता है। मतलब आग में फंसे होने के बावजूद वह खत्म नहीं होता। अगले ही दृश्य में क्रिएचर की आंख खुलती है। वह किनारे पर बहकर आ चुका था। इसके बाद वह पास के इलाके में जाता है जहाँ कई इंसानों के कंकाल पड़े थे। वह वहीं से कुछ कपड़े उठाकर पहन लेता है। फिर जंगल में मिलने वाली बेरीज खाता है। हिरणों के साथ घुलने की कोशिश करता है, उन्हें भी बेरीज खिलाता है। लेकिन तभी कुछ शिकारी वहां आते हैं। वे न सिर्फ हिरण को मारते हैं बल्कि क्रिएचर पर भी गोली चला देते हैं, क्योंकि वह उन्हें किसी राक्षस जैसा दिखता था। क्रिएचर घायल अवस्था में भागता हुआ पास के एक घर की गियर मिल में छिप जाता है। जल्द ही उसकी चोटें भर जाती हैं और ठंड की वजह से वह वहीं शरण ले लेता है। कुछ दिन बाद घर के लोग वापस आते हैं और पता चलता है कि ये वही शिकारी थे। क्रिएचर छिपा ही रहता है और दूरी से देखता है कि परिवार में 2-3 शिकारी, एक स्त्री, एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा अंधा आदमी था। वही बूढ़ा आदमी बच्ची को अक्षर और पढ़ना सिखा रहा था। क्रिएचर गियर मिल से छिपकर सब सुनता है और खुद भी सीखने लगता है। बच्ची पढ़ना सीखती जाती है और क्रिएचर भी उसके साथ साथ बोलना और समझना सीखने लगता है। क्रिएचर को यह परिवार बहुत पसंद आने लगा था और वह उनका हिस्सा बनना चाहता था। इसीलिए रात के समय वह छिपकर उनकी मदद करता था, जैसे लकड़ियां काटकर दरवाजे पर रख देना, उनके शेड के लिए बाण बना देना। परिवार वालों को लगता था कि यह सब जंगल की किसी आत्मा की मदद से हो रहा है और वे उस आत्मा के लिए कपड़े छोड़ जाते। क्रिएचर वही कपड़े पहन लेता और इसी तरह चुपचाप वहाँ काफी समय बिताता रहता। फिर एक दिन कई भेड़िए
इस घर पर हमला कर देते हैं। शिकारी किसी तरह भेड़ियों को भगा देते हैं। उस दिन क्रिएचर को समझ आता है कि प्रकृति का अपना एक चक्र है। भेड़िए बकरियों को खाते हैं, इंसान भेड़ियों को मारता है। मतलब जिसकी जैसी छवि होती है उसे दुनिया वैसे ही दिखती है और उसी तरह बर्ताव करती है, और इस छवि को बदलना आसान नहीं होता। वुल्फ अटैक के बाद परिवार कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर जाकर भेड़ियों का शिकार करना चाहता था। वे उस बूढ़े अंधे आदमी को घर पर अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वे उसे पहाड़ नहीं ले जा सकते थे। परिवार के जाते ही क्रिएचर पहली बार उसके सामने आता है। बूढ़ा उसे देख नहीं सकता था, शायद इसी वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा बताता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि कोई गेयर मिल में छिपा रह रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी समझ बनने लगती है। क्रिएचर ठीक से पढ़ना सीखता है, कई किताबें पढ़ता है और बूढ़े के साथ अच्छा समय बिताता है। बूढ़ा उसके सिर पर हाथ फेरता, जिससे क्रिएचर को पहली बार अपनापन महसूस होता है। बातचीत में उसका अतीत उठता है और क्रिएचर बताता है कि उसे याद ही नहीं कि वह कौन है। उसके मन में सिर्फ एक नाम था, विक्टर। बूढ़े के कहने पर वह जले हुए टावर पर वापस जाता है ताकि अपने बारे में सच जान सके। वहाँ उसे विक्टर की कई डायरियां, स्केच और पन्ने मिलते हैं जिनमें क्रिएचर की तस्वीरें और नोट्स थे। अब क्योंकि वह पढ़ना सीख चुका था, वह सब समझ जाता है। उसे पता चलता है कि वह अलग अलग इंसानी शरीर के हिस्सों से बनाया गया है। उसे खुद नहीं मालूम कि वह कौन सा इंसान है या क्या वह इंसान भी है या नहीं। वहीं उसे विक्टर के नाम लिखा हुआ एक खत भी मिलता है जिसमें विलियम का पता लिखा था। यानी अब उसे मालूम हो जाता है कि विक्टर कहाँ मिलेगा। यह सब जानने के बाद जब वह बूढ़े के घर लौटता है तो देखता है कि भेड़िए फिर आ गए थे। क्रिएचर भेड़ियों से भिड़कर उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन तब तक वे बूढ़े को बुरी तरह घायल कर चुके थे। क्रिएचर बूढ़े को संभालता है, लेकिन तभी परिवार लौट आता है। वे क्रिएचर को देखते ही उसे जंगली समझ लेते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। क्रिएचर गुस्से में एक शिकारी को खत्म कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाकी शिकारी उसे कई गोलियां मार देते हैं। वह बेहोश होकर गिरता है। कुछ समय बाद उसकी चोटें फिर से भर जाती हैं। वह खड़ा होता है और विक्टर को खोजते हुए खत में लिखे पते तक पहुंच जाता है। लेटर में जो पता लिखा था वह असल में विलियम का घर था। उसी दिन उसकी शादी एलिजाबेथ से होने वाली थी। हम देखते हैं कि विक्टर अब भी जिंदा था। वह नकली पैर लगाता है और एलिजाबेथ को शुभकामनाएं देने आता है। एलिजाबेथ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसके मन में खोट है। वह क्रिएचर को मारता है और वह अच्छा इंसान नहीं है। विक्टर अपने कमरे में लौटता है जहाँ उसे क्रिएचर दिखाई देता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है और तुरंत समझ जाता है कि अब क्रिएचर काफी समझदार हो चुका है। क्रिएचर कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भुला दो और उसके लिए उसी जैसा एक साथी बना दो, एक लड़की जिसके साथ वह हमेशा रह सके। विक्टर साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि क्रिएचर एक मॉन्स्टर है और वह दूसरा नहीं बनाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो वे बच्चे पैदा करेंगे और दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। विक्टर क्रिएचर को अपना असफल प्रयोग कहता है और यह बात सुनकर क्रिएचर उसे पीटना शुरू कर देता है। ऊपर की आवाज सुनकर एलिजाबेथ कमरे में आती है। वह क्रिएचर को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ खिंच जाती है। क्रिएचर भी उसे देखकर खुश होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त विक्टर गोली चला देता है। गोली क्रिएचर को नहीं लगती बल्कि एलिजाबेथ को लग जाती है। शोर सुनते ही सब कमरे में आ जाते हैं। विलियम गुस्से में क्रिएचर पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन क्रिएचर उसे पीछे धकेलता है जिससे विलियम के सिर पर गंभीर चोट लगती है। वहीं विक्टर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि क्रिएचर ने एलिजाबेथ की जान ले ली। लोग क्रिएचर पर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई और ताकत देखकर डरते भी थे। क्रिएचर एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठाता है और सभी के सामने उसे लेकर हवेली से बाहर निकल जाता है। वह उसे एक गुफा में ले जाता है। मरते समय भी एलिजाबेथ अपने चेहरे पर सुकून ली थी क्योंकि वह क्रिएचर की बाहों में थी। यह साफ था कि वह क्रिएचर को पसंद करती थी और क्रिएचर उसे। एलिजाबेथ की जान नहीं बचती। उधर विलियम भी मरने की हालत में था और जाते जाते वह हर चीज का दोष विक्टर पर डाल देता है। वह कहता है कि विक्टर बचपन से ऐसा ही था, हमेशा जिद्दी और खतरनाक। विलियम कहता है कि मॉन्स्टर क्रिएचर नहीं, दरअसल विक्टर है। इसके बाद विलियम दम तोड़ देता है। अब गुस्से में भरा विक्टर बंदूक लेकर क्रिएचर के पीछे निकलता है। बर्फ से ढकी वादियों में दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन क्रिएचर आसानी से विक्टर को हरा देता है। वह विक्टर को खत्म नहीं करता बल्कि उसे घायल करता है और कहता है कि वह उसे धीरे धीरे दर्द देगा ताकि विक्टर समझ सके कि दुख क्या होता है। वहीं विक्टर कसम खाता है कि जब तक वह क्रिएचर को खत्म नहीं कर लेता तब तक रुकेगा नहीं। तभी से दोनों के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा शुरू हो जाता है। विक्टर क्रिएचर को मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन क्रिएचर मरता ही नहीं, उल्टा वह बार बार विक्टर को चोट पहुंचाता है। इसी दौड़ भाग में दोनों नॉर्थ पोल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ विक्टर बंदूक और डायनामाइट लेकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। लड़ाई में क्रिएचर विक्टर को बुरी तरह पीट देता है। विक्टर का टेंट भी आग में जल जाता है, यहाँ तक कि क्रिएचर अपने हाथ में डायनामाइट भी फोड़ लेता है, ये कहते हुए कि अगर उससे वह खत्म हो जाए तो ठीक है, वरना वह बार बार लौटकर विक्टर को मारता रहेगा। ब्लास्ट के बाद भी वह जीवित रहता है। यही धमाका सुनकर कैप्टन और उसकी टीम आग की तरफ पहुंची थी। वहाँ पड़ा खून विक्टर का नहीं बल्कि क्रिएचर का था। यही थी क्रिएचर की कहानी, जिसे सुनकर कैप्टन हैरान रह जाता है। विक्टर आखिरकार क्रिएचर से अपने किए की माफी मांगता है और क्रिएचर उसे माफ कर देता है। विक्टर उसके सिर पर वैसे ही हाथ फेरता है जैसा क्रिएचर को पसंद था। वह उसे अपना बेटा कहता है और पहली बार स्वीकार करता है कि हाँ, यह उसका ही बनाया हुआ है। विक्टर क्रिएचर से आखिरी बार उसका नाम बोलने को कहता है और वह पहले की तरह नरमी से बोलता है, विक्टर। लेकिन विक्टर की चोटें इतनी गहरी थीं कि वह धीरे धीरे दम तोड़ देता है। क्रिएचर उसे अपना क्रिएटर कहकर उदास मन से वहाँ से निकलने लगता है। कैप्टन अपने लोगों को आदेश देता है कि कोई भी क्रिएचर पर हमला नहीं करेगा। क्रिएचर खुद जहाज से उतरता है, फिर जहाज को धक्का देता है ताकि वह बर्फ से निकलकर पानी में आ सके। इसी मोड़ पर कैप्टन भी फैसला करता
करता है कि वे आगे नहीं जाएंगे बल्कि वापस घर लौटेंगे। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर भी विक्टर जैसी एक जिद थी कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ना है। लेकिन विक्टर का अंत देखकर वह समझ जाता है कि ऐसी जिद में कुछ नहीं रखा, इसलिए वह लौटने का आदेश देता है। क्रिएचर भी अपने रास्ते अकेला चलता हुआ आगे बढ़ जाता है और यही पर होता है कहानी का दी एंड।